हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, हमारा चल रहा है ये सेशन CDP का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर को। तो जो बच्चे हमारे साथ और भी नए जुड़े हैं बच्चों, वो जाके हमारी पहले फ्री वाली वीडियो देख लेना, जिसमें हमने अनाउंसमेंट की थी कि हम फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड हम सारा डाटा आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं, जाके आप एक बार वो वीडियो विजिट कर लेना। उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि हम अपने इस फ्री कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। ओके, एंड आई होप सो कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको हमारे साथ सेशंस में ज़रूर मज़ा आ रहा होगा, टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। और मेरा फोकस बार बार एक ही बात पे रहता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वो ही एक तरीका है हम दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन करने का, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। क्योंकि बच्चों हर एक चीज़ अपने नियम, अपने कानूनों पे चलती है, तो उसी तरीके से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर वो वर्क करती है। तो आज पढ़ेंगे उसी के बारे में और देखेंगे किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस तरीके से जो एग्जामिनर है आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ अरे ये तो मैं पढ़ चुका था, फिर क्यों मेरे माइंड में ये क्लिक नहीं किया। क्योंकि जो बच्चों रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के, उनकी यही एक खास बात है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। वो ज़्यादातर पूछते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे स्कूल में, या फिर आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको उन तरीके के क्वेश्चंस की भी हम पूरी प्रैक्टिस कराएंगे और बताएंगे कि कॉन्सेप्ट से वो किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आप इस सिचुएशन में कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम प्रिंसिपल्स की कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यानी कि जो वृद्धि और विकास है, वो किन नियमों पे काम करती है। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कंटिन्यूस प्रोसेस, की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो वृद्धि और विकास है, ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत कंटिन्यूस मतलब कि ये हमेशा एक लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि जो ग्रोथ है बच्चों वो भी टाइम रिलेटेड चेंज है। एक स्पेसिफिक टाइम तक, एक उम्र तक ये हमारे अंदर होता रहता है। और जो डेवलपमेंट है वो तो एक बच्चे के पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, और जब तक किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक उसका डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो बच्चों ये एक प्रिंसिपल ही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वॉर्म टू टॉम्ब चलने वाला प्रोसेस है। ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भ से शुरू होके कब्र तक चलती है। ओके, क्लियर। अब देखो आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और नॉट। तो आप सबका आंसर क्या होगा? चलिए मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि वेदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और नॉट। आंसर सबको देना। मैं देख रही हूँ सारे बच्चे आंसर नहीं देते हैं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबको आंसर देना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो बच्चों ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। अगर जिन बच्चों ने पहली क्लास देखी है तो मैंने उसमें भी बताया था कि ये जो चेंजेस हैं कई बार बहुत धीरे धीरे होते हैं कि हमें दिखते नहीं है इजीली।
अब सपोज मानिए आपके घर में कोई बच्चा है तो उसकी हाइट कितनी धीरे धीरे बढ़ती है। क्या आपको नोटिस में आता है, अरे यार ये तो कल तो 1 इंच छोटा था, आज तो ये 1 इंच बड़ा हो गया, अरे आज तो जो है इसकी हाइट 1 फीट ज़्यादा हो गई। ये चेंजेस ऐसे होते हैं जो इजीली हम नहीं देख पाते क्योंकि ये इतने स्लोली हो रहे होते हैं। और कई बार ये चेंजेस इतने फास्ट भी होते हैं, जैसे कि किसी के दूध के दांत टूट गए तो उसके टीथ जो है बच्चे वो शेड हो गए। तो ये चेंज इतना फास्ट था कि आपको ये इजीली दिख जाएगा, ठीक है। कई बार ये चेंजेस बहुत धीरे होंगे और कई बार ये चेंजेस फास्ट होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो बोला जाता है कि ग्रोथ जो है एंड डेवलपमेंट जो है बच्चों एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि जो परिवर्तन है जो पूरे जीवन में होते हैं ये धीमी गति से होते हैं, यानी कि आप इनको इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, तो वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक रूपता की कमी। अब यूनिफॉर्मिटी या फिर एक रूपता क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक जैसा ढंग। मतलब कि मान लो कि अगर मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है तो क्या हर बच्चे की हैंडराइटिंग ऐसे ही होगी? सपोज मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। तो अगर मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है तो क्या सब बच्चों, आप बताओ, क्या आपकी हैंडराइटिंग भी ऐसी ही होगी, सेम ही होगी? नहीं, तो सबकी अलग अलग होती है। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही होता है कि एक जैसा। अब हर बच्चे का जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर 1 साल में चलना सीख जाए तो दूसरा बच्चा भी 1 साल में ही चलना सीख जाए। अगर किसी बच्चे के दांत 6 महीने में आ गए या 5 महीने में आ गए तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के दांत उसी टाइम से आएंगे। हर एक बच्चा अलग होता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट अलग होता है, क्योंकि बच्चों ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी परिवर्तन जो है क्रमिक होते हैं, यानी कि ग्रेजुअल होते हैं, और कभी कभी तेज़ होते हैं। ये हमेशा सेम रेट पे नहीं चलते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चों वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब कि एक जैसा सेम टू सेम पैटर्न नहीं फॉलो करते। किसी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ी जल्दी होती है, किसी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने टाइम पे होती है, तो किसी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ी लेट भी हो सकती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको माइंड में क्लिक करेंगे, जैसे कि हर बच्चा एक ही उम्र में बोलना नहीं सीखता, हर बच्चा एक ही एज में चलना नहीं सीखता, हर बच्चे के एक ही एज में टीथ नहीं आते, हर बच्चा एक ही एज में लिखना नहीं सीखता। सबका अपना अपना रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, यानी कि एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो भी इसी से रिलेटेड है, जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो, हर एक बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी एक रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। अब सपोज मैं हूँ तो मेरी किसी चीज़ को याद करने की, किसी चीज़ को समझने की जो क्षमता है वो अलग है। अब आप जो मुझसे जो पढ़ रहे हैं, आप सबकी अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होगी किसी भी चीज़ को याद रखने की या फिर समझने की। तो यानी कि हर एक पर्सन अलग है, उसकी अपनी रेट है, अपनी उसकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनके हिसाब से वो चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को समझता है या अपने अंदर चेंजेस लाता है। हर एक प्राणी अलग है, हर एक बच्चे के वृद्धि और विकास की अपनी दर होती है। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर है। अब आपको देखो एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि सपोज मान लो उन्होंने आपको एक सिचुएशन दी कि एक बच्चा है आपकी क्लास में रोहित, ठीक है, और जो रोहित है वो थोड़ा अलग अलग रहता है,
उसको जो है बच्चों के साथ मिलना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर है कि हर एक बच्चा डिफरेंट है, तो उसका अपना रेट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब आप एक चीज़ें देखो, जो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं ये भी एक जैसे ही हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन हर एक प्रिंसिपल का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। एक बार किसी पर्सन में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई फिर वो इरिवर्सिबल है। जैसे कि सपोज बच्चों एक बेबी बॉर्न हुआ तो वो ऐसा दिखता है, इसके बाद वो जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो एक अडल्ट में एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या अगर मैं चाहूँ तो मैं वापस एक बच्चे में बदल सकती हूँ, या फिर अगर आप चाहे तो क्या वापस आप अपने बचपन में जा सकते हैं? अगर आप चाहे कि वापस से मेरे दूध के दांत आ जाए या फिर मेरे बच्चों जैसे हाथ हो जाए, तो क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल है? क्या किसी बूढ़े इंसान के लिए पॉसिबल है कि वो दोबारा से जवान हो जाए? नहीं। तो यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चों वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि दोबारा से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमारी हाइट जितनी बढ़ गई वो उतनी ही रहेगी, एक बार हमारी एज जितनी हो गई वो उतनी ही रहेगी या फिर आगे बढ़ेगी, हम उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको क्या प्रिंसिपल सीखने को मिला कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। अब मैंने आपको इससे पहले एक चीज़ बताई थी, देखो कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होती है। मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि जो डेवलपमेंट है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, वो एक जैसा पैटर्न नहीं फॉलो करते। और वहीं पे मैं आपको एक प्रिंसिपल अब ये भी समझा रही हूँ कि डेवलपमेंट में एक पैटर्न होता है, तो आपस में कहीं ना कहीं ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अब देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है, मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि वो सेम पैटर्न नहीं फॉलो करते, लेकिन एक पैटर्न उनमें रहता है, एक प्रक्रिया वो फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था कि जो डेवलपमेंट है उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। हमें पता है कि 2 साल तक का बच्चा चलना सीख जाएगा। अब हमने ये तो नहीं बोला ना कि 1 साल में सीख जाएगा, 1 साल 1 महीने में सीख जाएगा, 1 साल 2 महीने में सीख जाएगा, नहीं। हमने एक टाइम पीरियड दे दिया कि 2 साल तक के अंदर एक बच्चा चलना सीख जाता है, फिर 2 से 6 साल तक के बीच में उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है, यानी कि एक टाइम पीरियड, एक पैटर्न डिस्कस कर दिया हमने। इसके बाद जैसे टीन एज में बच्चा आता है तो प्यूबर्टी अटेन कर लेता है। अब ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पे हो, लेकिन जो टीन एज का उसका टाइम है उसी के बीच में करेगा। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। देखो वहीं पे मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पे हर एक बच्चे के अंदर वो चेंजेस आएगी, लेकिन हाँ कुछ एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, उस टाइम फ्रेम के बीच में बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं। Yet rate of growth and development is not uniform, but it follows a pattern. Some changes are uniform and universal in all human beings. जैसे कि हर एक बच्चा चलना सीखेगा, हर एक बच्चा बोलना सीखेगा, हर एक बच्चा खुद से खाना सीखेगा, हर एक बच्चा पढ़ना सीखेगा, हर एक बच्चा लिखना सीखेगा। तो एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस ये है कि कोई जल्दी सीखता है और कोई थोड़ा सा लेट सीखता है। इसके बाद जो अगला प्रिंसिपल है वो है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया से लेके विशिष्ट प्रतिक्रिया। अब इस प्रिंसिपल को ध्यान से समझना, बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, मतलब कि लगता है कि जनरल टू स्पेसिफिक क्या है ये। इसका मतलब है बच्चों कि कोई भी जो बच्चा है वो पहले जनरल रिस्पॉन्स करता है, मतलब जो थोड़े कॉमन रिस्पॉन्स होते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है। सबसे पहले एक बच्चा रैंडमली हाथ के मूवमेंट करना सीखेगा, तो ये हो गया उसका जनरल रिस्पॉन्स।
और पहले वो रैंडमली जब हाथ के मूवमेंट कर रहा है, उसे नहीं पता वो अपने हाथ कहाँ हिला रहा है, कैसे हिला रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका अपने हाथों पे अपनी मसल्स के ऊपर कंट्रोल आएगा तो वो चीज़ों को होल्ड करना भी सीख जाएगा और उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यानी कि पहले रैंडमली चीज़ें करेगा और उसके बाद स्पेसिफिकली वो क्या चीज़ करना चाहता है, विशिष्ट वो क्या चीज़ करना चाहता है वो करना सीखेगा। यानी पहले तो उसने हाथ पैर चलाना सीखा, फिर उसके बाद उसने सीखा कि किस प्रकार उसी हाथों के चलाने की प्रक्रिया से वो किसी चीज़ को पकड़ भी सकता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ आपको एग्जाम्पल से कि जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या है। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई बेबी बॉर्न हुआ तो वो बोलने से पहले क्या करता है, अलग अलग साउंड्स निकालना सीखता है। तो जो ये अलग अलग साउंड्स निकालता है बच्चा, वो होते हैं जनरल रिस्पॉन्स। और फिर इन्हीं जनरल साउंड्स की मदद से वो स्पेसिफिकली बोलना भी सीख जाता है। तो यानी फिर बच्चे में जो स्पीच आ जाती है वो होता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि पहले कॉमन चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें करने सीखता है, फिर उन्हीं का यूज़ करके कोई स्पेसिफिक यानी विशिष्ट काम जो वो करना चाहता है वो उसे करता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में डोमेन्स पढ़ाए थे अलग अलग डेवलपमेंट के, तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है कि जितने भी बच्चों हमारे डोमेन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर कहीं बच्चा एक डोमेन में लैक करेगा तो उसका असर बाकी डोमेन्स पे भी पड़ेगा। ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर कोई बच्चा फिजिकली पूरा डेवलप नहीं है, अगर मान लो कोई बच्चा है जो ईजिली जो है भाग दौड़ नहीं कर सकता, वो गेम्स नहीं खेल सकता, तो क्या होगा, दूसरे बच्चे उसके साथ तो खेलने आएंगे ही नहीं। अरे ये तो खेल ही नहीं सकता, ये तो वो नहीं कर सकता, तो थक जाता है जल्दी, तो उसका कहीं ना कहीं सोशल जो डोमेन है वो इम्पैक्ट होगा। सोशल डोमेन, सामाजिक जो उसका डोमेन है उस पर फर्क पड़ेगा क्योंकि उसके दोस्त ही नहीं बनेंगे। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बच्चा मेंटली जो है हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी मतलब कि मान लो सपोज कि मैं हूं ना, मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही, मैं इमोशनली बहुत डाउन हूं, तो क्या मेरा पढ़ने में दिमाग लग पाएगा? क्या मेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगी जब मैं इमोशनली ही मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, जब मैं अंदर से परेशान हूँ? नहीं ना। तो इसका मतलब यही है कि हर एक डोमेन एक दूसरे से रिलेट करता है। All domains are interrelated. One aspect affects the other aspect. If anyone is lacking in physical domain, it will surely affect the other domains. सारे domains आपस में जुड़े हुए हैं, हर एक पहलू दूसरे पहलू को प्रभावित करता है। इसलिए देखो आपके लिए यहाँ इमेज भी बनाई है कि एक ट्रेन में सारे डोमेन्स एक ही साथ जुड़े हुए चलते हैं। हर एक डोमेन दूसरे डोमेन को या तो ग्रो करने में हेल्प करेगा, या फिर अगर एक डोमेन उसका लैक हो रहा है, एक डोमेन उसका डाउन हो रहा है, तो उसके बाकी डोमेन्स पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है बच्चों की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल होते हैं। अब कैसे? अब मैं सपोज यहाँ से ना मैं हमेशा बच्चे पैदा होने का एक्सपीरियंस लेती हूँ। अब जब बच्चा पैदा हुआ किसी घर में, तो घर में सब पहले बोलने लग जाते हैं, अरे देखना 3-4 महीने में तो ये पलटियाँ खाने लगेगा, जब 2 महीने का होगा तो आवाज़ें निकालने लगेगा, जब 5 महीने का होगा तो देखो बैठना शुरू कर देगा, जब ये 7-8 महीने का होगा तो चलने की कोशिश करने लगेगा, जब 1 साल तक का होगा पूरा चलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये पहले ही प्रिडिक्शंस हो जाती हैं, हम इजीली इनको प्रिडिक्ट भी कर देते हैं। इसलिए इसको बोला गया है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, हम इनके व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं, इनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी प्रिंसिपल था, हर एक जो है इससे रिलेट कर सकता है।
इसके बाद जो दो प्रिंसिपल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और जहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर, वो है बच्चों, उनमें से एक है प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकेडल। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकेडल। अब प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकेडल का मतलब है, ध्यान से समझना, सेफलोकेडल का मतलब है किसी बच्चे का डेवलपमेंट होना हेड से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। यानी जो सबसे पहले बच्चा है वो अपने सर पे कंट्रोल करना सीखता है, इसके बाद वो अपने हाथों पे कंट्रोल करना सीखता है, हाथों से चीज़ें पकड़ना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है। तो यानी आप देख रहे हैं डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो हेड से शुरू होती है और फिर टो तक जाती है, इसी को बोलते हैं सेफलोकेडल। ध्यान रखना है, सेफलोकेडल का मतलब है डेवलपमेंट सर से शुरू होता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ता है। ओके, अब इसी के साथ हम बात करेंगे दूसरे डेवलपमेंट की भी। फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, मैंने किस तरीके से इसे अपने टाइम पे याद किया था। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है प्रोसिमोडिस्टल। कौन सा है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसिमोडिस्टल। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से शुरू होता है, यानी कि जो सेंटर के पास जो मसल्स हैं, जो हमारे सेंटर के पास हमारे ऑर्गन्स हैं, उन पे जो है पहले डेवलपमेंट होगी, उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी कि सबसे पहले जो बच्चा है वो अपने हाथों पे कमांड करना सीखेगा, उसके बाद उसकी फिंगर टिप्स डेवलप होंगी। यानी देखो सेंटर क्या है, ये है, इसके पास पहले क्या आते हैं? पहले इसके आर्म्स आते हैं या फिर इसकी फिंगर टिप्स आती हैं? आर्म्स आते हैं। तो यानी सबसे पहले अपने आर्म्स पर यानी अपनी बाजुओं पर कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद अपने फिंगर टिप्स पे कंट्रोल करना सीखेगा। सेम इसी तरीके से सेंटर के पास पहले क्या आते हैं? हमारा ये पोर्शन आता है, तो पहले इन्हें रैंडमली मूवमेंट करना सीखेगा, इसके बाद वो बच्चों इनसे चलना सीखेगा। तो यानी कि प्रोसिमोडिस्टल में क्या होता है? सेंटर टू पेरिफेरी होता है, यानी केंद्र से परिधि की तरफ चलता है। अब एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछेंगे कि हेड टू टो डेवलपमेंट कौन सा है? ऑप्शन में आपको प्रोसिमोडिस्टल भी दिया होगा और सेफलोकॉर्डल भी दिया होगा, तो आप कैसे ट्रिक करेंगे? अब देखो मैंने आपको यहाँ पे एक प्रिंसिपल बताया बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकेडल, और एक बताया प्रिंसिपल ऑफ प्रोसिमोडिस्टल। अब देखो जहाँ पे सेंटर सी से शुरू होता है, तो सेफलोकेडल भी सी से शुरू हो रहा है, तो जो सेंटर वाला है वो इससे रिलेट नहीं करेगा, जो सेंटर वाला आंसर है वो दूसरे का होएगा। मैंने इसी तरीके से अपने टाइम पे याद किया था। देखो सेफलोकेडल, अब इसमें सेंटर से रिलेटेड आ रहा है, सीई आ रहा है, तो देखो सेंटर वाला इसका आंसर नहीं होगा, सेंटर वाला आंसर होगा प्रोसिमोडिस्टल का, और जो हेड टू टो वाला होगा वो होगा सेफलोकेडल का। मतलब मैंने तो इसी तरीके से याद किया था, बाकी समझ के भी देखो याद हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं हो जाती है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो सेंटर वाला वर्ड सीई है वो सीई के साथ नहीं आएगा, वो प्रोसिमोडिस्टल के साथ जाएगा। ये मेरी छोटी सी ट्रिक है जिसकी मैंने इसे याद किया था। ठीक है, अब हमने पूरे प्रिंसिपल्स की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि हमने ये क्यों पढ़े हैं। हर एक चीज़ पढ़ने के पीछे रीज़न है, क्योंकि हमें उस हर एक चीज़ को जाके आगे जाके स्कूल में अप्लाई करना है। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसको आप आगे जाके स्कूल में कैसे यूज़ करेंगे, उसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसकी शैक्षिक निहितार्थ है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों क्या है यहाँ पे कि हमने जो है बच्चे की डेवलपमेंट को जान लिया, बच्चे के ग्रोथ को जान लिया कि हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग हिसाब से होता है। कोई जल्दी लिखना सीख जाएगा, कोई लेट लिखना सीखेगा, किसी का मानसिक विकास जल्दी होगा, किसी का मानसिक विकास लेट होगा। तो हमें जो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज है, यानी जो हमें अपनी शिक्षण नीतियाँ हैं, वो बच्चों के हिसाब से ही एडजस्ट करनी होगी, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है। हमारी जो क्लास में हर एक माइंड के हिसाब से बच्चे हैं, किसी का माइंड ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, कोई थोड़ा धीरे सीखेगा, कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है। तो हमें अपनी जो शिक्षण नीति है, यानी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, वो इस तरीके से रखनी है कि हर
एक बच्चे को उससे फ़ायदा हो जाए। हमें उन बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना है जिन बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो इतना फास्ट नहीं हो रहा है। हमें उनके हिसाब से भी नीति बना के चलनी है। अब सपोज़ मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि आपने अपनी क्लास में जो है एक एक्टिविटी करानी है और आप सोच रहे हैं कि आप अपनी एक्टिविटी किस हिसाब से कंडक्ट करें। आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 जो हैं बहुत फास्ट माइंड के हैं, लेकिन 2 हैं जो थोड़ा धीरे सीखते हैं। तो क्या आप अपनी एक्टिविटी ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि फटाफट आपने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, मुझे पता है मेरे बच्चे समझ जाएंगे। आप सोचोगे कि अरे उन 2 का क्या, 2 को नहीं भी आई तो क्या हुआ। तो हमें अपने जितनी भी बच्चों टीचिंग की स्ट्रेटजीज़ है वो हमें अपने बच्चों के हिसाब से ही प्लान करनी है। अपनी जो एक्टिविटी है हमें अपने सारे बच्चों को देख के नज़र में उन्हीं के हिसाब से तैयार करनी है। ओके, तो जो नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है एजुकेशन का वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप हेल्प्स इन हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप में क्या पढ़ाया था कि हर एक जो डोमेन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि अगर किसी एक डोमेन में कुछ अच्छा हो रहा है तो बाकी सब डोमेन्स पे उसका अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी एक डोमेन में कहीं बच्चा पीछे रह रहा है तो उसके बाकी डोमेन्स पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये काम करना है कि हम अपने बच्चों के हर एक डोमेन को जो है डेवलप करने में हेल्प करें, क्योंकि अगर हम उन्हें फिज़िकली अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अगर हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खिलाएंगे तो वहाँ पे उनकी फ़िज़िकल जो है डेवलपमेंट होगी। साथ ही में जब वो गेम्स खेलेंगे तो वहाँ पे उनके दोस्त भी बनेंगे, तो वहाँ पे उनकी सोशल डेवलपमेंट भी होगी। ओके, अगर हम बच्चों को सपोज़ मान लो पजल्स कराते हैं तो वहाँ पे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ ही वो अगर एक ग्रुप में करें तो वहाँ पे उनकी सोशल डेवलपमेंट भी होगी। साथ ही में जब वो एक साथ बैठेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार बिहेव करना चाहिए, तो वहाँ से उनकी मॉरल डेवलपमेंट भी होगी। यानी कि हमें हर एक डेवलपमेंट पे बच्चे के काम करना है ताकि उसका हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके, यानी कि उसको हमें एक फुल कंप्लीट पैकेज देना है बच्चे को, हर एक डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करनी है हमें। इसके बाद बच्चों आपको एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि जो बच्चा है वो एनवायरनमेंट में यानी कि पर्यावरण में सीखता है, और जो हमारा पर्यावरण होता है वो बच्चों के ऊपर उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर मान लो कोई बच्चा है उसके घर में अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, सपोज मान लो पेरेंट्स की आपस में बहुत लड़ाई होती हो, तो क्या बच्चा इतना ज़्यादा जो है कॉग्निटिव उसका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप हो पाएगा? क्या वो सोशली डेवलप हो पाएगा? नहीं। अगर मान लो वो स्कूल में आ रहा है और सारे बच्चे उसको बुली करते हैं तो क्या उसका स्कूल में मन लगेगा? क्या वो ढंग से पढ़ पाएगा? नहीं। तो जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है, तो इसलिए हमें एक इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना है हमारे बच्चों के लिए जहाँ पे उनकी पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सके और वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। ऐसा वातावरण उन्हें प्रदान करना है जो कि बच्चों को विकसित करने में मदद कर सके। इसके बाद बच्चों हमने एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जो हमें बताता है कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की नीड, हर एक बच्चे की ज़रूरत अलग है, तो हमें हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से काम करना है। सेम उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले उसमें पॉइंट में एग्जांपल दिया था, किसी ग्रुप के बच्चे के लिए आपको काम नहीं करना है कि चलो मान लो ये 4-5 बच्चे ने नहीं भी समझा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए आपको काम करना है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, लर्न कर पाए, स्कूल को एंजॉय कर पाए। इसके बाद बच्चों हमने इतने सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े, डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी। अब वो किस लिए? ताकि हम देख सके कि क्या बच्चा जो है अपनी एज के हिसाब से डेवलप कर रहा है। अब आप जब स्कूल में जाएंगे, ठीक, आपके पास कितने सारे बच्चे होंगे, 30 से 40 बच्चे होंगे, तो आपको हर एक बच्चे पे नज़र रखनी है कि क्या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो अपनी इस
एज ग्रुप से थोड़ा पीछे है, कहीं पीछे लैग कर रहा है, अगर कोई बच्चा पीछे रह रहा है तो आपको उसकी मदद करनी है ताकि वो सारे बच्चों के साथ मिल के चल सके। कहीं पे भी वो किसी भी एस्पेक्ट में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि आगे जाके हमें बच्चों से ही डील करना है। और अगर बच्चों से डील करना है तो अगर हमें ये ही नहीं पता कि बच्चों के अंदर क्या विकास होने हैं, क्या डेवलपमेंट होने हैं, तो हम कैसे हेल्प करेंगे उन्हें एक साथ चलने में, उनको बिल्कुल टाइम के साथ जो है स्टैंड करने में कि कहीं कोई बच्चा हमारा पीछे ना रह जाए। तो यही मोटिव था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको लगा कि आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं, मैं उनको दोबारा से कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी आपके लिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में और पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ही और कुछ चीज़ें जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी तो फिलहाल देखो बच्चों, हम कर रहे हैं थियोरेटिकल क्लासेस, यानी कि जहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हम आगे जाके क्लासेस जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम ऐसी क्लासेस भी रखेंगे जहाँ पे उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है ताकि आगे आप जाके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, वो चीज़ें पूछते हैं कि कैसे आप क्या चीज़ अप्लाई करेंगे अपने बच्चों पे, स्कूल में क्या अप्लाई करेंगे, तो आपको हम उन तरीके के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब तक ये फ्री कोर्स का जो है एनरोलमेंट पहुंच सके, सब एनरोल कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करना ताकि हमें पता चले कि जो हमारी मेहनत है आपके लिए वो कहीं ना कहीं वसूल हो रही है। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, क्योंकि हम आपको ही ग्रो करने के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।